मैं नासिर हुसैन आप सबका नेश अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने गवर्नर का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय, भारत का वाइसराय का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें मैं बिल्कुल A to Z में सारी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। अगर आप ये बात है कि देखिए, हर कोई सबसे पहले कहता है कि लुसेंट का पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपसे इतना मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे इस बुक को, लुसेंट को, खास के जो मैं वीडियोस में लाता रहता हूं, उसको आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको उतनी ही जानकारी मैं दूंगा जितनी कि इस बुक में लिखा हुआ है। इवन कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी, या फिर कह सकते हैं इनसे अलग इंफॉर्मेशन भी मैं आप तक में लाता हूं जो कि इस बुक में मेंशन किया हुआ नहीं है। इसमें कई सारे छोटे माइनर मिस्टेक्स भी है, उनको भी करेक्शन में करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप YouTube से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो प्लीज आप कोई भी YouTube चैनल को आप देख रहे होंगे तो आपने अगर इस बुक को थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा तो आप जान पाएंगे कि उन लोग किस हिसाब से कौन कौन कैसे पढ़ाता है। मैं किसी की मैं बुराई में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सब लोग, मैं किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक पूरी जानकारी के साथ कई लोगों ने बनाया है भारत के वायसराय के बारे में, लेकिन कई सारे वायसराय को उसने छोड़ दिया है, जो कि बच्चे के मन में एक अनसर्टेनिटी बन जाती है कि नहीं ये शायद था भी या नहीं भी था। कई सारे लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाने के चक्कर में क्या होते हैं, वो पूरी जानकारी आपको नहीं देता है, कहीं न आप उससे चूक हो जाते हैं। इसीलिए वीडियो मेरी भले ही लंबी वीडियो है, लेकिन मैं पूरे A to Z आपको मैं जानकारी दूंगा। अगर आप लुसेंट के बुक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मुझ पे अपना दोस्त भाई समझ के मुझ पे भरोसा कीजिए। भरोसा के साथ साथ आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस वीडियो का कि मैं उस बुक के हिसाब से, मैं उस बुक्स में ऐसी कोई चीजें, अगर लुसेंट की मैं बात कर रहा हूं, छूटा हुआ तो है नहीं, आप क्रॉस चेक वो भी कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई ऐसा सवाल नहीं छूटेगा आपसे जो कि उसमें लिखा हुआ है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि भारत के वायसराय या फिर वायसराय ऑफ इंडिया का ये सेकेंड वीडियो है। उससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने 7 वायसराय के बारे में मैंने बता दिया था। ये 8वां नंबर का हमारा क्या है, वायसराय है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी में हम लोग 20 तक पहुंच जाएं। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन जो है, चलिए कोई बात नहीं, लॉर्ड डफरिन 8वां नंबर का भारत का वायसराय रहता है। ये 1884 से लेकर के 1888 तक रहता है, मतलब 4 साल ये अपने पोस्ट पर ग्रहण रहते हैं। सो लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से लेकर के 1888 तक ये अपने सीट पर विराजमान रहते हैं। इनसे जुड़ी हुई वो सारे सवाल को देखेंगे जिससे कि सवाल बनता है। तीसरा बर्मा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ बर्मा, इसी के ही टाइम पर हुआ था 1885 में। और एक 1885 में बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत एक गुड न्यूज तो था ही, बल्कि बहुत अति महत्वपूर्ण, जो कि भारत को आजादी दिलाने में एक संस्था का, एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है, आप सब जानते हैं, वो है कांग्रेस, मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC, तो इसका फुल फॉर्म लिख लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि AH ह्यूम द्वारा 1885 में इसका स्थापना किया गया था, जिसको हम कांग्रेस पार्टी जिसे हम कहते हैं INC, उसका नाम है। सो गाइस, ये जो है इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की मतलब हेडेड में, तो ये जो पार्टी है बनाया गया था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 9वें नंबर का कौन है, वायसराय। 9वें नंबर का मतलब 9th नंबर का जो वायसराय रहता है उसका नाम रहता है लॉर्ड लैंसडाउन। ये जो लॉर्ड लैंसडाउन है, ये 1888 से लेकर के 1894 तक ये अपनी जगह पर विराजमान रहते हैं। लगभग ये अपने जगह पे जो अपनी सीट में है, ये 6 साल बने रहते हैं। तो उसके इससे जुड़ी हुई वो सारे सवाल को हम देखेंगे जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम एक्ट 1891 या फिर फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। सो आपको याद रखना है कि फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1898 में यह बनाया गया था, ताकि कि पहले वीडियो में भी हमने देख लिया था कि किस हिसाब से
फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, जिसके वजह जो श्रम लोग हैं या फिर जो लोग लेबर लोग हैं उनकी कंडीशंस को बेहतर से और बेहतर करने के लिए ये सारे एक्ट्स लाए गए थे, याद रखिएगा। अगला है कि सिविल सेवा का वर्गीकरण, शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ, कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, या फिर जो लोक सेवा थे उनको 3 भाग में वर्गीकरण कर दिया गया था या फिर 3 हिस्सों में इसे कैटेगराइज कर दिया गया था। एक किया गया था शाही लोगों के लिए, दूसरा प्रांत, तीसरा अधीनस्थ। तो यूं समझ लीजिए कि शाही लोगों को नंबर ऑफ सीट्स जो थे सिविल सेवा में उनको अलग अलग दिया जाता था। तो याद रखना आपको यहाँ की जो सिविल सर्विसेज को कैटेगराइजेशन या फिर सिविल सेवा का वर्गीकरण अगर किसी के ये श्रेय जाता है तो वो लॉर्ड लैंसडाउन के ही मतलब ये श्रेय जाता है, आपको याद रखना है। सो इनटू इंपीरियल, प्रोविंसेस एंड सब ऑर्डिनेट्स, तो याद रखना आपको। अगला हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मतलब जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892, ये इन्हीं के ही टाइम पर ये पारित हुआ था या फिर पास हुआ था, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला है डूरंड आयोग की नियुक्ति ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान किसके हुआ था। ये कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि ये बॉर्डर शेयरिंग की बात कर रही है। डूरंड आयोग की नियुक्ति जो है 1893 में हुआ था। इसके तहत इसी आयोग या फिर इसी के कमीशन के तहत अफगानिस्तान और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर लाइंस है, बॉर्डर शेयरिंग है, इसलिए किया गया था ताकि कि एक निर्धारित बॉर्डर, एक फिक्स बॉर्डर क्या करे, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डिवाइड कर दे, कि मतलब ये यहां से हिंदुस्तान का और आगे से किसका है, अफगानिस्तान का है। तो याद रखना आपको डूरंड आयोग की नियुक्ति 1893 में हुआ था और ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर शेयरिंग की बात कही गई थी। तो याद रखें ये इसी के टाइम पर हुआ था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं 10वें नंबर का जो है लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, उससे ज्यादा सवाल नहीं बना था, उसे मैंने कुछ बताया भी नहीं था, वो फर्स्ट था। ये लॉर्ड एल्गिन सेकेंड है। इसका जो कार्यकाल रहता है 1894 से लेकर के 1899 तक रहता है, इस बात को आपको याद रखना है। जो लॉर्ड एल्गिन है 1894 से लेकर के 1899 तक ये अपनी जगह पे बने रहते हैं, मतलब भारत के किसके, वायसराय के पोस्ट पर। इसके कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो हम देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह का या फिर जो शुरुआत हुई थी मुंडा विद्रोह का, ये इन्हीं के टाइम पर शुरुआत किया गया था। तो याद रखना कि मुंडा विद्रोह किससे होता है, बिरसा मुंडा से है। तो आप इन सब चीजों से जरूर परिचित होंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे, वो क्या क्या करते थे और ये किस तरह के जो भारत के जो आजादी में या फिर राष्ट्रवाद को फैलाने में इसका भी एक योगदान रहता है। बिहार झारखंड के जो राजमहल हिल्स है उन्हीं के एरिया में ये रहते थे बिरसा मुंडा। सो मुंडा रिवोल्ट जो है 1899 में क्या हुआ, उजागर हुआ और ये राइज हुआ। तो मतलब कि मुंडा विद्रोह कहा, उस इलाके में फैला जो कि अपने हक के लिए अंग्रेजों से अपनी क्या किया, जंग की आगाज किया। और वो ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, कुछ दिन के बाद इसको मतलब क्योंकि इनका जो एक जो व्यू रहता है कि कैसे अंग्रेजों से लड़ा जाए वो किसको लैक रहती है, उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं। इनके पास ज्यादा मॉडर्न वेपन्स या फिर आधुनिक हथियार नहीं रहने के कारण इन लोग हार जाते हैं। सो आपको याद रखना कि मुंडा विद्रोह जो है किसके, लॉर्ड एल्गिन के सेकंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चीन और भारत के बीच की सीमा का परिसीमन। तो याद रखिएगा फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड इंडिया रेक्टिफाइड। तो यूं भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं चाइना और इंडिया के बीच का भी जो बॉर्डर लाइंस की जो बात कही गई थी वो इन्हीं के ही टाइम पर हुआ था। चीन और भारत के बीच सीमा का परिसीमन या फिर फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड इंडिया रेक्टिफाइड, तो इसी के ही टाइम पर हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। भीषण अकाल, भीषण अकाल या फिर ग्रेट फैमिन के जो नाम से आएगा, या फिर भीषण अकाल या फिर ग्रेट फैमिन कब हुआ था, 1896 से लेकर के 1897 के बीच में हुआ था। उस टाइम पे जो भारत का जो वायसराय रहता है वो लॉर्ड एल्गिन सेकंड रहता है, इस बात को याद रखना आपको, ग्रेट फैमिन। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अकाल के बाद लयल आयोग की नियुक्ति, अपॉइंटेड द लॉयल कमीशन आफ्टर फैमिन। ये हो गया कि जब 1857 की शुरुआत में 1800
96 के एंडिंग में जब फैमिन, जब बहुत बड़ा जो अकाल आया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया था कि इस कमीशन के द्वारा कि जो ऐसी आपदाएं, जो डिजास्टर्स जो आते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाएं या फिर नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, या फिर जो अकाल, जो फैमिन जो आता है अकाल, इनको कैसे रोकथाम किया जाएगा, इन सब की जो बातें जो मद्देनजर रखी गई थी वो इन्हीं किसके याद रखिएगा कि इन्हीं आयोग द्वारा किया गया था। सो इन्हीं सबसे निपटने के लिए जो अकाल आता है उनका आकलन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक आयोग की गठन किया गया था, जो कि लॉयल आयोग का नाम से जाना जाता है या फिर लॉयल कमीशन। कब किया गया था? 1857 में, जो कि 1896 और 97 के शुरुआत में जो फैमिन या फिर ग्रेट फैमिन की जो बात चल रही है, जब ग्रेट फैमिन हुआ था उसके बाद इस आयोग या फिर कमीशन का क्या किया गया था? नियुक्ति किया गया था या फिर अपॉइंटेड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चापेकर ब्रदर्स द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों का हत्या किया गया था और उन 2 ब्रिटिशर्स का नाम था रैंड और एमहर्स्ट। याद रखिएगा 1897 में चापेकर ब्रदर्स 2 भाई थे जो कि 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मारा था। सो assassination of 2 official by the चापेकर ब्रदर्स 1897 रैंड एंड अमहर्स्ट। याद रखेगा कि जो 2 मतलब अंग्रेज अधिकारियों के जो 2 भाई थे, जिसे हम बोलते चापेकर ब्रदर्स, इसने इसकी हत्या की थी। किसकी की थी? रैंड और एमहर्स्ट का। कब किया? तो 1897 में। सो चापेकर ब्रदर्स ने किसका हत्या किया था? 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स या फिर 2 ब्रिटिश जो अधिकारी है उनका किया था, रैंड और एमहर्स्ट, 1897 में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अगला नंबर और इंपॉर्टेंट जो 11वें नंबर का जो भारत का वायसराय रहता है उसको बोलते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का अभी भी जो लॉर्ड कर्जन गेट, अभी भी अगर आप बंगाल से अगर जाएंगे कभी तो बर्दवान डिस्ट्रिक्ट है, बर्दवान जो शहर है उसमें अभी भी लॉर्ड कर्जन का गेट के नाम से अभी भी वो मौजूद है। सो खैर उन लोग थे उस टाइम पे अपने जमाने पे बनाए थे, उसका अपने अपने नाम पर दे दिया गया था। चलिए लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक रहते हैं। देखिए इसी आज से लगभग 3-4 साल पहले एक हमारे अंकल थे, उसने मुझसे पूछा था कि कौन ऐसा भारत के वायसराय रहता है जो कि 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक दोनों उसने देखा, मतलब दोनों के कार्यकाल लाता। कहने का मतलब ये था कि जो 1800 मतलब के बाद और 1900 के शुरुआती तक दोनों के बीच में कौन वायसराय था, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, तो क्या अब पता आया। इस बात को मैं भूलूंगा कभी नहीं, क्योंकि वो मुझसे ट्रेंड में हमसे पूछा था वो अंकल जी। चलिए लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर के 1905 तक अपने जगह पर ये विराजमान रहते हैं। इनसे जुड़ी हुई बातों को देखते हैं। इसने क्या किया था कि पुलिस आयोग की नियुक्ति किया था, और याद रखिएगा एंड्रयू फ्रोजर के अंडर में रह करके या फिर उन्हीं के तहत एक पुलिस आयोग की नियुक्ति किया था, या फिर एंड्रयू फ्रोजर के लीडरशिप में रह करके उन्हीं के अंडर में रह करके एक पुलिस आयोग की नियुक्ति किया था। याद रखिए कब किया था? 1902 में। तो याद रखिएगा पुलिस कमीशन का जो नियुक्ति हुआ था, अपॉइंटेड हुआ था, तो ये किसके अंडर में हुआ था? एंड्रयू फ्रेजर का अंडर में हुआ था, और इसको करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अगला वीडियो अगला इसका पॉइंट पे देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसमें जो एल्यूसेंट है उसमें डेट थोड़ा सा गड़बड़ होगा, उसको आप देख लीजिएगा। यहां जो है वो बिल्कुल सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इन्हीं के टाइम पर पारित हुआ था। पास्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कितना हुआ था? 1904। तो इनको करने के लिए 1904 में करने के लिए सबसे पहले किसकी एक आयोग या फिर एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। उन्हीं कमीशन या फिर आयोग के कहने पर या फिर सुझाव देने के बाद तभी ये कानून जो है वो पास हुआ था 1904 में। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। एक टॉम रे ले था, टॉम रे ले की अध्यक्षता में, या फिर प्रेसिडाइड, या फिर याद रखेगा मतलब उसी के ही हेडेड किया था। तो याद रखना आपको कि टॉम रे ले की अध्यक्षता में ही भारतीय विश्वविद्यालय
आयोग की गठन किया गया था 1902 में, और इसके बारे में थोड़ी बहुत बात चली, और इसकी जो मीटिंग है वो शिमला में किया गया था। शिमला में ही इस मीटिंग के आयोग के बारे में डिस्कस किया गया था, ताकि कि एक बेहतरीन हायर एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में दी जाए। तभी 1904 का क्या हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय का कानून पारित हुआ था या फिर पास हुआ था। सो फॉर्म्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन अंडर टॉम रेले, कब क्या था, 1902 में। याद रखिएगा, पहले 1902 में कमीशन बना। कमीशन के पूरे सुझाव देने के बाद ही लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक मीटिंग बैठाई थी, तभी किसका 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अब हम आगे देख लेते हैं। अब वो है कि सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय या फिर कह दीजिएगा मोस्ट अनपॉपुलर वायसराय अगर किसी को कहा जाता है तो वो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल का प्रथम विभाजन, फर्स्ट डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 में इसने क्या किया, बंगाल को डिवीजन कर दिया। बंगाल का डिवीजन करने का मतलब यहाँ पे आज के टाइम में जिसे हम बंगाल बोलते हैं, और दूसरे साइड में कहीं हम उसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। ईस्ट बंगाल जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, और आसाम को याद रखेगा, इन्हीं के तहत आसाम और ईस्ट बंगाल जिसे हम आज के टाइम में बांग्लादेश कहते हैं, और इनको डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने का इसका मतलब ये कहा कि हम जो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर ढंग से हम प्रशासनिक व्यवस्था चला सके, इसलिए हमने बंगाल का डिवीजन किया। लेकिन ये इसने कई सारे फैक्ट दिए, लेकिन फैक्ट इसका मतलब ये पे नहीं था। इसका असल में जो हिडन रियल ट्रुथ जो है वो छुपा हुआ यहाँ पर ये था कि यहाँ पर बंगाल में इस टाइम पर जो भारत में बड़ी जोर से क्या हो रहा था कि राष्ट्रवादी नेशनलिज्म फैल रहा था, तो उन सबको सप्रेस करने के लिए या फिर राष्ट्रवादियों को दबाने के, आवाजों को दबाने के लिए इसने एक काम किया। दूसरा काम यह भी इसने किया कि देखिए, आप देखेंगे कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, और तो वो पूरब साइड में मुस्लिमों को एक हिसाब से कर दिया, और दूसरी जो साइड है वो हिंदुओं को लेकर दिया, ताकि कि बंगाल में हिंदी मुस्लिम्स का पार्टीशन हो जाए, जिसके तहत ताकि कि उसे जो सब मिल करके हिंदू मुस्लिम्स या फिर इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सोसाइटी जो मिल करके जो भारत के जो राष्ट्रवाद में जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाले थे, तो उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इसने ये काम किया था। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, बंगाल का प्रथम विभाजन या फिर फर्स्ट डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। फिर बाद में इसे कैंसिल कर दिया जाता है, जो करता है आगे देखेंगे। अगली बात, इन्हीं के टाइम पर सिंचाई विभाग की स्थापना होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट कब होती है, 1904 में। याद रखिएगा, सिंचाई विभाग की स्थापना। अगले देख लेते हैं, भारतीय कागजी और सिक्का मुद्रा अधिनियम 1899 इन्हीं के टाइम पर पारित या फिर पास किया जाता है। इंडियन क्वानेज एंड द पेपर करेंसी एक्ट 1899 पास्ड, आपको याद रखना है यहाँ पे। सेकंड ये है कि वाणिज्य और उद्योग, यहाँ पे ना आप विभाग लिख लीजिए, वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना इसी ने ही करवाया था। सेटअप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ताकि कि ईस्ट इंडिया नहीं, अब तो यहाँ पे तो खैर क्राउन का रूल चला, ताकि कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो सके और रेगुलर तरीका से हो सके, इसीलिए इसने वाणिज्य उद्योग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, सेटअप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट किसी ने स्थापना किया था। अगला, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 का गठन किया गया या फिर बनाया। फॉर्म्ड कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। 1899 जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट मतलब कॉरपोरेशन है, याद है, कॉरपोरेशन एक्ट जो है वो बनाया गया था, ताकि कि जो आज के टाइम पर हम लोग जो जितने भी म्युनिसिपालिटी जो है एमसीडी वाले जो था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, हर जगह के जो म्युनिसिपल पार्टी या फिर नगर निगम है, कहीं न कहीं उसका आइडिया जो है यहीं से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का विचार या फिर द आइडिया टू बिल्ड विक्टोरिया मेमोरियल। याद रखिएगा, जो कि आज के टाइम में कलकत्ता शहर में बसा हुआ एक बहुत बड़ा मेमोरियल है, जिसको हम विक्टोरिया मेमोरियल बोला जाता है। इसकी शुरुआत जो या फिर विचार कह सकते हैं, इसका आइडिया इन्हीं का था कि हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल हमें बनाना चाहिए। तो इसको विक्टोरिया मेमोरियल की शुरुआत है 1906 में शुरुआत होता है, 1921 में लगभग ये बन करके तैयार हो जाता है। तो आपको याद रखना थोड़ा बहुत। अब हम लोग देख लेते हैं 12वें नंबर का भारत का वायसराय। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड रहता है। इससे पहले हमने देख लिया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, याद रखना आपको, लॉर्ड मिंटो सेकंड।
जो कि 1905 से लेकर के 1910 तक ये अपनी जगह पे बने रहते हैं। इसके टाइम में स्वदेशी आंदोलन या फिर स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 से लेकर के 1908 तक ये चला था। तो अगले देख लेते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। याद रखना है आपको, ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो कई लोग इसके जो है लाहौर लगा देते हैं अक्सर, तो इससे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कहां जाएगा, तो ये नहीं लिखना आपको कि लाहौर, बल्कि आपको ढाका लगाना है, जो कि आज के टाइम में क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। सूरत अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन के टाइम पर ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जो कि सूरत सेशन के बाद ही डिवीजन ऑफ कांग्रेसेस में, यह गरम दल और नरम दल, एक बोलते हैं मॉडरेट फेज, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। आप लिख लें कि गरम दल और नरम दिल नहीं बल्कि दल, नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। एक का नाम था मॉडरेट फेज, एक का नाम है एक्सट्रीमिस्ट फेज। ये दोनों अलग हो गए थे कांग्रेस से। तो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। सो कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1907 में हो गया था। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। समाचार पत्र अधिनियम 1908, जो न्यूज पेपर एक्ट है 1908 किया गया था, और इसमें थोड़ी सी न्यूज पेपरों को रियायतें दी गई थी कि वो मतलब ये हर न्यूज पेपर का ये था कि क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इंडिया में जो इंडियंस द्वारा लिखे जा रहा था, तो उसमें ये बात का कहा गया था अगर कोई भी सरकार की अगर आलोचना करता है तो उसके बारे में कुछ गलत सीधा अगर लिखता है तो उससे अलग अलग तरह कानून के धारा के तहत उसको बंद किया जाएगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ली जाएगी, या फिर उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो याद रखेगा कि 1908 में समाचार पत्र अधिनियम इन्हीं के टाइम पर हुआ था, लॉर्ड मिंटो को। सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको डेट याद रखें, क्योंकि आप बीपीएससी या फिर अदर पीसीएस का एग्जाम की तैयारी करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको ज्यादा नहीं जाना है, ट्रिक्स में नहीं जाना है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, समझना है। जब आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक एक शॉर्ट टर्म के लिए आता है, तो आप शॉर्ट टर्म के बाद भूल भी जाएंगे। कोई चीज जब आप मेहनत और मुशक्कत के साथ जब आप हासिल करेंगे तो उसको खोने में भी बहुत टाइम लगेगा। इस बात को याद रखना है। जब तक आप उसे भूलोगे तब तक आप भी पीसी निकाल लोगे या फिर अदर स्टेट का पीसीएस निकाल लेंगे। इसीलिए आपको ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं जाना है, आपको प्रॉपर ढंग में पढ़ना है, रिवीजन करना है, जरूर आएगा। क्योंकि आपको सिर्फ पीटी निकालने से मतलब नहीं है, आपको मेंस भी लिखना है, आपको ऑप्शनल भी लिखना है, और बाकी आपको इंटरव्यू भी देना है। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे आपको नहीं भागना है। जिसको पीटी और मेंस जितने भी पीसीएस देना होता है, तो बिल्कुल आप इसे शॉर्ट ट्रिक्स में ना जाएं। ये आपकी एक बड़ी भूल हो सकती है। पता चला कि आप पीटी के लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए अलग कर रहे हैं। नहीं, अब मद्देनजर रखते हुए पीटी की तैयारी करना ज्यादा आसान है और सही है, क्योंकि पीटी में तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मेंस में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार या फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1900 कब हुआ था? 9 में हुआ था। तो ये जो लॉर्ड मिंटो मार्ले जो है इन्हीं के ही टाइम पर हुआ था। याद रखना है आपको, मार्ले मिंटो सुधार या फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में हुआ था, और उस टाइम को जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो सेकंड था। अब आगे देख लेते हैं। 1909 में पृथक निर्वाचन किया गया था, मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्शंस का व्यवस्था किया गया था। कब? 1909 में। देखिए यहाँ पर यह हो गया था कि जब मुस्लिम लीग्स की जब स्थापना जब हुई थी, तो यह हिसाब से समाज में हिंदू मुस्लिम्स जो ये सब चीजें हैं, जो आइडिया है, ये कह सकते हैं कि हमारे जो मुस्लिम समाज जो है कहीं न कहीं एक दो अलग अलग विचारधाराएं या फिर दो अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी होती है वो अलग थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। कहीं न कहीं भारत को दो हिस्सों में या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग होने में कहीं न कहीं जो 1906 में जो बनाया गया था मुस्लिम लीग, कहीं न कहीं उसका रोल प्ले होता है। इस बात को आपको याद रखना है। 1909 हाँ, यह हो गया कि मुस्लिमों के लिए अगर सेपरेट इलेक्शंस की अगर बात की गई तो 1909 में किया गया था। याद रखना है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिन्हा की नियुक्ति। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में वो कौन सा पहला भारतीय थे, तो याद रखना आपको एसपी सिन्हा की नियुक्ति, एसपी सिन्हा की अपॉइंटेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो याद रखना है कि आपको गवर्नर जनरल काउंसिल्स में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। अब इनसे आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो
तीसरे पार्ट में होगी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।